पहला सवाल, क्या इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की घोषणा से उपराष्ट्रपति चुनाव में अब मुकाबला कड़ा हो गया है? हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे एनडीए के पक्ष में ज्यादा वोट नजर आ रहे हैं, ज्यादा सांसद उनके पक्ष में, लेकिन उसके बावजूद इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से इकट्ठा होकर एक कैंडिडेट एनडीए के सामने रखा हुआ है, क्या मुकाबला अब कड़ा हो गया है? दूसरा सवाल, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव इंडिया घटक दलों के बीच एकजुटता की परीक्षा है? क्योंकि पहली बार यह भी देखा गया है कि जो इंडिया अलायंस के घटक दल नहीं है, आम आदमी पार्टी या बाकी दल, वो भी विपक्षी एकता के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो क्या इनकी यह परीक्षा रहेगी? और तीसरा सवाल, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसद अपने दलों की पसंद से ही वोट करेंगे? क्योंकि अब आंध्र प्रदेश से सुदर्शन रेड्डी यहां पर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, तो आंध्र प्रदेश की पार्टियां क्या करती है उस पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी इस पूरे मामले को लेकर। शुरुआत मैं करना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम। दावा यह किया जा रहा है, जिस तरीके से आपने कैंडिडेट डाला उसके बाद आपको लग रहा था कि शायद अपोजिशन पार्टीज के पास उस तरीके का कैंडिडेट नहीं मिल पाएगा। डीएमके मांग कर रही थी कि आप कोई तमिलनाडु से कैंडिडेट दीजिए। इसरो के एक साइंटिस्ट का नाम भी उन्होंने इस बारे में सजेस्ट किया था, अन्ना दुराई का। तुषार गांधी का नाम एनसीपी की तरफ से सजेस्ट किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार हमने देखा कि सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सारी अपोजिशन पार्टीज एक साथ खड़ी होती नजर आ रही है, और इसे विचारधारा की लड़ाई भी कहा जा रहा है। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम। देखिए, सबसे पहली बात कि इस तरह के इलेक्शन में जहां बिल्कुल साफ संकेत अपोजिशन पार्टी के है, वो उनके कैंडिडेट जो है प्रत्याशी हारेंगे, ऐसे में कंसेंसस हो तो देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है। लेकिन फिर भी बिकॉज ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ठीक है, उनका विचार था कि हमारे एक अपोजिशन के कैंडिडेट भी खड़े होने चाहिए, उन्होंने खड़ा किया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्हें इससे खड़ा करने से कोई भी राजनीतिक लाभ होगा या फिर कोई इस तरह के देश में इससे कोई फायदा होने वाला है। अगर ये कंसेंसस से होता तो उससे बेटर आउटकम होता, लेकिन फिर भी जब उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है, ये जानते हुए भी कि पिछले कई इलेक्शन में देखिए, चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, पहले वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, इस तरह के जब भी इलेक्शन हुए तो उनकी हार पक्की थी और पक्की हुई। ऐसे में फिर से एक बार इस तरह का जो आजमाना अपने आप को, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ही राजनीति कोई अच्छा फैसला है, लेकिन उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। मुझे किसी तरह का संदेह नहीं है। एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनके वोट्स पक्के हैं, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आपने खुद ही कहा कि 71 वोट्स अभी हमारे ज़्यादा है। आगे आने वाले दिनों में कई दल ऐसे हैं जो कि अपने दल बदल के एक कंसेंसस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और वो एनडीए के कैंडिडेट की तरफ वोट झुकाव रहेगा और वोट भी देंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई इसमें कोई भी चिंता की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अफसोस जरूर है, इस बात का अफसोस है कि एक अच्छा मौका था, कंसेंसस कैंडिडेट होता, एनडीए ने फैसला लिया था, नंबर्स उनके पास कंसेंसस क्यों नहीं हो पाया, ये मुझे सुरेंद्र राजपूत से जानना है, कांग्रेस के प्रवक्ता से, कि क्यों कंसेंसस नहीं हो पाया। लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे एक जवाब मैं चाहूंगा, क्योंकि कल तक तो वाईएसआरसीपी ने साफ कह दिया था कि आपको सपोर्ट किया जाएगा, जगनमोहन रेड्डी कह चुके थे। उसके साथ साथ बाकी पार्टियां भी आपके साथ में खड़ी नजर आ रही थी, टीडीपी के भी वहां पर लोग नजर आ रहे थे। क्या आज जिस तरीके से आंध्र प्रदेश से सुदर्शन रेड्डी का नाम डिक्लेयर किया गया है, आपको लगता है कि वाईएसआरसीपी आपके साथ में रहेगी? क्योंकि खबरें ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हम तो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे, और इससे पहले भी हम ये कई बार देख चुके हैं कि पार्टी या अलायंसेस के आगे जाकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कई बार हो जाते हैं। प्रतिभा पाटिल को शिवसेना ने समर्थन दे दिया था, प्रणब मुखर्जी को टीएमसी ने समर्थन दे दिया था। तो कहीं वो डर तो नहीं है कहीं पर वाईएसआरसीपी अब जैसे खिसक रही है, या उस तरीके से तो कहीं डर नहीं है? देखिए, कोई खिसक नहीं रहा साहिल जी, बिल्कुल साफ संकेत है, नंबर्स बिल्कुल हमारे पक्ष में है, आंकड़े सामने हैं। आपने भी उस आंकड़े को दोहराया है। मैंने तो ये कहा कि आगे आने वाले दिनों में जब और उनको इस बात का अपोजिशन कैंप में अंदाज हो जाएगा, तो कई अपोजिशन कैंप के लोग आज जो उनके साथ खड़े थे वो भी वापस हमारी तरफ आएंगे और कहेंगे, वो भी शायद उनसे आग्रह करेंगे कि कंसेंसस हो तो बेहतर है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन जहां पर आपको हार बिल्कुल निश्चित है आपकी, तो उसको कंसेंसस में सुनिश्चित किया जाए तो बेटर रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन चाहे टीडीपी हो, चाहे वाईएसआर हो, चाहे बीजेडी हो, चाहे बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इनके इंडी ब्लॉक के मेंबर नहीं है, वो लोगों ने ऑलरेडी हमें अपना समर्थन दे दिया है। और आने वाले दिनों में इंडी ब्लॉक के कई लोग टूटकर
एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। तो बीजेपी को अभी भी उम्मीद है सुरेंद्र राजपूत की जो विपक्षी एकजुट बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज अनाउंस किया गया कि आम आदमी पार्टी भी आपके साथ में है, जो लेफ्ट पार्टीज है उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि इंडिया अलायंस के बाहर के दल भी जो विपक्षी है वो इन कैंडिडेट के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि एक तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि कंसेंसस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी के नेता कोशिश कर रहे थे कि कंसेंसस हो जाए, एक ही कैंडिडेट को समर्थन मिल जाए। और दूसरा, क्या सोचकर ये कैंडिडेट चुने गए हैं जो साउथ से आते हैं, दक्षिण से आते हैं, क्योंकि कई नाम निकल रहे थे। तुषार गांधी का नाम मैंने सुना सजेस्ट किया गया था, भालचंद्र मुनगेकर का नाम सजेस्ट किया गया था। तो ये कहां से ये नाम आ गया और किस तरीके से ये कंसेंसस नहीं हो पाए, जरा उस पर प्रकाश डालिए। साहिल भाई, दो चीजें बड़ी स्पष्ट मैं साफ साफ कहूं। पहली बात तो यह है कि कंसेंसस भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को लाठी तंत्र से हाँकना चाहती है, बहुमत की भीड़ से हाँकना चाहती है। लोकतंत्र में सरकार जरूर बहुमत से बनती है, लेकिन सरकारें सर्वानुमति से चलती हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में और राज्यसभा में अपना लाठी तंत्र बहुमत का चला रही है, उसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। बहुत साफ सी बात है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोगों को धनखड़ जैसा उपराष्ट्रपति चाहिए जो राजनीतिक हो, तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन अगर सारे राजनीतिक दलों को एक शख्स चाहिए जो शख्स निर्विवाद हो, जो शख्स कानून का जानकार हो, जो शख्स लोकतंत्र को लोकलाज से चलाना जानता हो, तो लोग बी सुदर्शन रेड्डी साहब के साथ जाएंगे। साफ सी बात है, बहुत क्लियर बात करते हैं एकदम, न दाएं न बाएं। आपको ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जिसके खिलाफ विपक्ष एक बार महाभियोग प्रस्ताव लाने की सोच रहा हो और उसके बाद सत्ता पक्ष ने उसको लगभग दबाव देकर के इस्तीफा दिया हो। अगर लोगों को धनखड़ जी जैसा राष्ट्रपति चाहिए तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक आदमी है राधाकृष्णन जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्पष्ट कार्यकर्ता हैं, साफ साफ ओहदेदार रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ही अगर एक कोई आदमी चाहिए जो मोस्ट ऑनरेबल, मोस्ट हम्बल करता रहे, कल की डेट में जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी थैंक्स लेटर में, और अगर लोगों को एक कानूनविद चाहिए जो राज्यसभा को, अपर हाउस को राज्य की राज्यसभा की तरह से चला सके, कानून का ज्ञाता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, लोकायुक्त रहा हो, असम का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो और तमाम सामाजिक काम करते रहे हो और संविधान की ज्ञान हो, तो देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, वो चाहे भाजपा के हो, चाहे अन्य दलों के हो और चाहे हमारे इंडिया गठबंधन के हो, तो निश्चित तौर पर वो लोग जो हैं वो बी सुदर्शन रेड्डी साहब को चुनेंगे। अब बात आती है कि ये सर्वानुमति क्यों नहीं हुई। हम तो कहते हैं सर्वानुमति आज भी हो जाएगी। जफर भाई मोदी जी को समझा दे, शाह जी को समझा दे, बड़े करीबी हैं, जाके समझाएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के जो आपके उम्मीदवार है उस पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके ये सवाल उठाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी उम्मीदवार ने बी सुदर्शन रेड्डी ने जो जजमेंट दिया था सलवा जडूम के खिलाफ, उसके वजह से नक्सलिज्म के खिलाफ जो लड़ाई थी वो कमजोर हुई। दरअसल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए उन्होंने दिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ट्राइबल यूथ के हाथ में बंदूकें देकर नक्सलाइट्स के खिलाफ उनको लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था, उसे सलवा जडूम कहा जाता था, उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई नहीं चलेगी, यह फैसला दिया गया था और इस पर बीजेपी ने सवाल उठाया हुआ है। सुरेंद्र राजपूत, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर। देखिए, दो चीजें बड़ी साफ है। सुप्रीम कोर्ट में फैसले जो होते हैं कानून के आधार पर होते हैं, सरकार की मंशा के आधार पर नहीं होते हैं। रमन सिंह की सरकार ने सलवा जुडूम के नाम पर जिस तरीके से वहां मानवाधिकारों की हत्या की थी, वहां के लोगों की हत्या की थी, वहां के निर्दोष नागरिकों को मारा था, वहां के निर्दोष नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट गए थे वो लोग, मुझे याद है अच्छी तरीके से। सलवा जुडूम के नाम पर जिस तरीके से निर्दोषों की हत्या वहां पर की गई थी, विनोद वर्मा जैसे शख्स को, मानवाधिकार कार्यकर्ता को बगैर किसी बात के अंदर रखा गया था, मैं तो नाम लेकर के बता रहा हूं, तो उसके खिलाफ अगर उन्होंने कोई कानून सम्मत और विधि सम्मत फैसला दिया था तो वो उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी को 2-2 टके के ट्रॉलों से पूछना चाहता हूं कि जब सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला आया था तब उनके मुंह में क्या दही जम गई थी? आज के लिए वो इंतजार कर रहे थे कि सलवा जुडूम के फैसले का हम विरोध तब करेंगे जब बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे।
अगर ये इतने ही ज्यादा सलवार जुडूम के पक्ष में थे तो सलवार जुडूम के बाद रमन सिंह की सरकार चुनाव हार क्यों गई थी? भूपेश बघेल चुनाव जीत गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सैयद जफर इस्लाम, फैसला दिया था, इस चीज को मानिए जी। सुप्रीम कोर्ट के जज के एक फैसले को 2011 के फैसले को यहां पर बताया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका यह फैसला कि जिसमें उस वक्त की यूपीए सरकार को उन्होंने निशाना बनाया था और कहा था कि जो विदेशों में काला धन छुपाया गया है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो राजनीति तो शुरू हो चुकी है और ऐसे में आप सोच रहे कि कंसेंसस हो पाएगा। कांग्रेस कह रही है कि आप ही की वजह से कंसेंसस नहीं हो पा रहा है। सर देखिए, कंसेंसस की जहां तक बात है, एक मिनट पर मैं आता हूं आपके पास। राजपूत जी एक बार प्रतिक्रिया ले लें उनकी, इस ट्वीट को लेकर उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, बोलिए। तो मैं देखिए, ये इस तरह की बातें पॉलिटिकल स्पेस पे चलती रहती है, वो इस डिबेट के लिए रेलेवेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि जब भी कंसेंसस की बात आप करते हैं तो कंसेंसस में देखना पड़ता है कि जब रूलिंग पार्टी जिसके पास नंबर है उसने फोन घुमाया कि नहीं और लोगों से बात की कि नहीं। तो आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी ने हर पार्टी के सीनियर लीडर को, वहाँ के जो सबसे प्रमुख लीडर है उसको फ़ोन किया और कहा कि एक कंसेंसस हो जाए, सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन उसमें इन लोगों के मंशा ही नहीं थी, हार जानते भी कि हारेंगे, ज़मीन में पकड़ नहीं है, फिर भी नंबर भी नहीं, फिर भी जानते हैं कि हारने के बावजूद ये अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहते थे। अभी इन्होंने टीका टिप्पणी की अभी सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में, जो कि एनडीए के वीपी कैंडिडेट हैं, उनके बारे में मुझे पूछना है कि भाई ये तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, एमपी भी थे और उसके बाद कैंडिडेट भी बने। कोई आप जरा बताइए, मीरा कुमार को आपने जब बनाया था कैंडिडेट तो वो कहीं और पार्टी से थी? आप में आपके मंत्री नहीं थे क्या? आपके प्रणब मुखर्जी आप में मंत्री नहीं थे क्या? ज्ञानी जैल सिंह जब आपने प्रेसिडेंट बनाया तो वो आपके पार्टी के नहीं थे? तो इस तरह की बातें कह के अपने आप को और हल्का करते हैं और इसमें समझ में आता है कि इनकी मंशा किसी तरह से भी कंसेंसस की थी ही नहीं। ये जो है कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच इनका है और देश की जनता समझ चुकी है कि इनके जैसे लोगों को ना तो कभी आशीर्वाद देना है, ना तो कभी समर्थन इनको देना है। इसीलिए आज ये लोगों का विश्वास राहुल गांधी खो चुकी है, पूरी अपोजिशन खो चुकी है और इसको आशीर्वाद भी नहीं मिल रहा। बिहार में इस तरह की जो चपल पकड़ कर रहे हैं वो, उनसे ना उनको कोई फायदा होने वाला, जमीन खिसक चुकी है, ये राजपूत जी भी जानते हैं और इनकी पार्टी के मुखिया भी जानते हैं। अब ऐसे में अच्छा होता कि अपनी हार, और बिहार की हार से पहले एक और हार जो है इनको नसीब होगा। अभी 90 बार तो हार चुके हैं राहुल गांधी, 91 बार सोच रहे थे जो बिहार की हार होगी, लेकिन अब देखिए इसमें भी हार इनको। सुनील राजपूत आपका जवाब, तो हारों का माला पहनना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हारों का माला पहनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने एनडीए की मीटिंग में इस बात को भी अंडरलाइन किया है कि सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आते हैं, यह भी अंडरलाइन किया है उन्होंने एनडीए की मीटिंग में। अरे तो अब सीपी राधाकृष्णन भी ओबीसी समाज से आते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी समाज से आते हैं और उसके बाद भी जाति जनगणना का ये लोग विरोध करते हैं। भाई आप मेरी बात को समझिए ना। और उसके बाद बताते हैं ओबीसी क्या होता है, जब चुनाव का वोट लेना होता है तब ओबीसी याद आ जाता है। सुन लीजिए ना सर, अब आप देखिए सर्वानुमति, जब आप अपना कैंडिडेट बना लेते हैं तब लोगों को फोन करते हैं। कैंडिडेट अगर आपको सर्वानुमति करनी थी तो कैंडिडेट बनाने से पहले फोन करना चाहिए। और हम तो मानते हैं राष्ट्रपति का पद आपका, आप लोकसभा के अध्यक्ष का पद आपका, लोकसभा का उपाध्यक्ष आप पिछली 3 उसमें आज तक नहीं बना पाए, आज तक लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं दिया। विपक्ष को देना चाहिए और लगातार परंपराएं हैं, लेकिन विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया। जो लोग इतने छोटे मन के लोग हों और अपना कैंडिडेट बनाने के बाद सर्वानुमति के लिए फोन डायल करते हो, भाई कैंडिडेट से पहले आप करते ना। और मैं तो कहता हूं सर्वानुमति आज भी हो जाए, नरेंद्र मोदी जी और क्या नाम बाकी सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग तकनीकी आधार पर भी और मेरिट के आधार पर भी श्री बी सुदर्शन रेड्डी को चुन ले उपराष्ट्रपति। हम सर्वानुमति के लिए तैयार हैं, लेकिन यह सर्वानुमति बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, राजनीतिक सुनील राजपूत, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बी सुदर्शन रेड्डी सचमुच में एक नॉन पॉलिटिकल चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि 2013 में जब उनको लोकायुक्त नियुक्त किया गया था गोवा में, तब मनोहर पर्रिकर के कहने पर वो काम करते, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया था और आज कांग्रेस के ही कैंडिडेट बन चुके हैं वो, यानी इंडिया अलायंस के ही कैंडिडेट बन गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है।
सुरेंद्र जी राजपूत मैं जी तो- के मैं तो राजपूत जी आपसे के एक जो चीज और मुखिया कह है रहा हूं पार्टी कि टीडीपी के वो हमारे जरा साथी बैठे बिहार हुए में हैं। घूम रहे हैं, टीडीपी के हमारे साथी बैठे हुए हैं, टीडीपी के साथी भी आंध्रा के कारण ये लोग उनको देना समर्थन दें। ऐसा हम तो- है एस राव, जिम्मेवारी डॉक्टर से राव, कहते हैं, टीडीपी के साथी भी आए। डॉक्टर राव, आंध्रा का तेलुगु साहिल बेटा भाई है। 10 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड साहिल भाई 5 आंध्रा का सेकंड बच्चा आज की नहीं डेट एक में मिनट एनटी जरा एक रामाराव सेकंड, की तरीके से ये देखिए लाइव डिबेट में एक मिनट लाइव डिबेट में डायरेक्टली टीडीपी से अप्रोच किया जा रहा है। डॉक्टर एस राव, आपको याद होगा नंदियाल का चुनाव, पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बने तब उनके खिलाफ टीडीपी ने कैंडिडेट नहीं दिया था कि तेलुगु बिड्डा बन रहा है प्राइम मिनिस्टर, और इस बार एक बार फिर आंध्र प्रदेश से यहां पर कैंडिडेट उतारे गए हैं। और आप एनटी रामाराव, मैंने सुना कि एनटी रामाराव की बायोग्राफी उन्होंने रिलीज की थी बी सुदर्शन रेड्डी जी ने। जब आपकी सरकार थी तब आपके गवर्नमेंट लीडर की तरह आपके काम करते थे, तो आपसे नजदीकी भी है। तो देखिए डायरेक्टली कांग्रेस आपको अप्रोच कर रही है यहां पर। डॉक्टर राव नमस्कार, साहिल जोशी जी आपको और सभी मेरे सभी पार्टी के मित्रों को भी नमस्कार, और जो भी आज तक चैनल देख रहे सभी प्रेक्षकों को भी नमस्कार। जहां तक सवाल है कि उपराष्ट्रपति का जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट को एनडीए गठबंधन के द्वारा सीपी राधाकृष्णन जी को अनाउंस कर दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन जी बीजेपी तमिलनाडु के तमिलनाडु को प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे, राज्यसभा एक एमपी रह चुके थे, और वो एक बीबीए पढ़ चुके थे, एक क्वालिफाइड आदमी है, और आरएसएस के एक साउथ इंडिया के आरएसएस के एक बड़ा चेबी है, एक बिगर फेस है। तो इससे एनडीए गठबंधन को जो साउथ इंडिया में जो इंडिया गठबंधन को आने वाले चुनाव में और आने वाले तमिलनाडु में आने वाले इलेक्शन आने वाले हैं, तमिलनाडु में राज्य सरकार के इलेक्शन में भी बहुत ही मदद हो सकती है, और साउथ इंडिया पे कैंडिडेट को इंपॉर्टेंस दिया ऐसा भी लगता है। और ये इंडिया गठबंधन में वी आर द पार्ट ऑफ द इंडिया गठबंधन के लोग है बोल के हम भी कंपल्सरी पूरा इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है सीपी राधाकृष्णन जी को फुल्ली हार्टली सपोर्ट करते हैं। ये भी ऐसा नहीं मानेंगे सुदर्शन रेड्डी जी बिलोंग्स टू हमारे आंध्र प्रदेश वो तो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में भी फायदा हो जाएगा। नहीं आप जैसा आप कह रहे थे तेलुगु बिड्डा हो या कोई भी हो, सर देखिए ना, मैं तो अपने साथी से कह रहा हूं, तेलुगु बिड्डा के नाम पर अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो इतिहास, आंध्रा के इतिहास को कलंकित करेंगे। आज की डेट में आपको अपना उपराष्ट्रपति चुनने की बारी आई है और आप आरएसएस का उपराष्ट्रपति चुन रहे हैं, जिस आरएसएस के खिलाफ लगातार आप लड़ते रहे।